नमस्कार दोस्तों। महावीर चमार की घरवाली मुलिया का गेहुआ रंग, हिरण सी आंखें, गालों पर लालिमा और नुकीली पलकें थी। चमारों के घर यह अप्सरा न जाने कहां से आई थी। उस गांव में ऐसे बड़े खानदान के बहुत से लोग थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, लेकिन इस गांव में ब्याह होकर आए मुलिया को साल भर से ऊपर हो गया था। वह किसी युवक से बात करना तो दूर, उसकी तरफ ताकती तक न थी। हर कोई जवान उसे देखकर अपनी छाती पर हाथ रखता और आहें भरता था, मगर मुलिया नजर नीची करके अपनी राह पर चली जाती। एक दिन मुलिया सिर पर झोंआ रखकर घास छीलने खेतों को जा रही थी, तो उसका गुलाबी बदन सूरज की सुनहरी किरणों का परस पाकर कुंदन की तरह दमक उठा। तभी अचानक सामने से गांव का एक ठाकुर चैन सिंह उसे आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मुलिया, तुझे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। मुलिया ने इतना सुना तो फूल सा चेहरा आग की तरह धधक उठा। वह जरा भी न डरी और न ही झिझकी, झोंआ जमीन पर गिरा दिया और कहने लगी, छोड़ दो मेरा हाथ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि नीची जातों की औरतों में ऐसा स्वाभिमान भी होता है। चैन सिंह ने इससे पहले कई औरतों का हाथ पकड़ा, मनमानी की थी, पर आज मुलिया के तेवर देखकर उसके छक्के छूट गए। चैन सिंह ने शर्मिंदा होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर आगे निकल गई तो भय और बेबसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल जो इस तरह उसका कोई अपमान करे। वह रोती रही और घास छीलती रही। दोपहर को मुलिया ने घास का गट्ठर लाकर जब आंगन में पटका तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। घर वाले ने उसको देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मगर मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा आई। महावीर ने फिर उसके करीब आकर पूछा, बताती क्यों नहीं? अम्मा ने डांटा है क्या? मुलिया ने टाल मटोल किया और कहा, मैं ठीक हूँ। उसे डर था कि अगर घरवाले को सच बताएगी तो वह चैन सिंह के खून का प्यासा हो जाएगा, क्योंकि वह अपने घरवाले के गुस्से को बखूबी जानती थी। अगले दिन मुलिया घास लेने के लिए नहीं गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं गई घास लेने? और तो सब चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली घास लेने न जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? न तू औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं घास लेने ही न जाऊंगी? अब मेरी बात सुन ले, अगर घास लेने न जाएगी तो मेरे घर में रानी बनके तेरा निर्वाह न होगा। किसी को चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर मैं चाटूं? उठा झाबा और घास लेने जा। द्वार पर नीम के पेड़ के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो रोज के 12 आने पड़ेंगे। ऐसी मजूरी ही कौन सी होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले तो कभी न मिले। जब से ये सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के को कोई पूछता ही नहीं। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का घोड़ा खरीदा था, मगर लारियां के आगे इक्के को पूछता ही कौन है। महाजन के पास तो सूद भी न पहुंचता था, मूल का तो कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, तुम्हारा मन न है तो रहने दे, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। कहने लगी, तो फिर घोड़ा क्या खाएगा? आज जब मुलिया घास लाने गई तो उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चल पड़ी। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती खेतों को जा रही थी।
दोनों तरफ ऊंख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न रह जाता। कहीं कोई ऊंख में न छिपा बैठा हो, मगर कोई बात न हुई। ऊंख के खेत निकल गए। आगे खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया कि यहाँ आधे घंटे में जितना घास छील सकेगी, सूखे मैदान में दोपहर तक भी उतना घास नहीं छील पाएगी। यहाँ देखता ही कौन है, कोई चिल्लाएगा तो उठकर चली जाऊंगी। वह वहीं बैठकर घास छीलने लग गई और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर तक न हुई। अचानक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़े देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा यहीं पर उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले पर ही रुककर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही न आ रही थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े ही हूँ। यहीं रोज चली आया कर और घास छील ले जाया कर। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर अपने आप ही मेरे हाथ आगे बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था अपने हाथ काट डालूं, कभी जी में आ रहा था कि जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा गांव छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आए वह मुझे दे दे। मेरा सिर भी काट ले तो मैं गर्दन न हिलाऊंगा। मैं बदतमीज था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारे खोट मिट गए हैं। अब तो यही जी में आता है कि मैं तेरा कुत्ता होता तो तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों से कहने लगी, तुझसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह की बातें करे तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार न हो जाते? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में खून नहीं, उसे लज्जा नहीं, अपनी मर्यादा का उसे ख्याल नहीं? मेरा रूप रंग तुम्हें बाता है। क्या घाट किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं तो उनके तलवों के बराबर की भी नहीं हूँ। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो, इसीलिए मांगते हो कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात की हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी घुड़की धमकी व जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है ना, ठाकुर हो ना, इसीलिए ऐसा सस्ता सौदा नहीं छोड़ोगे। चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूलिया, यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात ही नहीं। सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया कहने लगी, इसलिए न कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों में सिर रखो तो मालूम चले कि चरणों में सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा।
चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। उसका मुंह ऐसे सूख गया मानो महीनों की बीमारी से वह उठा हो। मुंह से बात न निकली। मुलिया इतनी वाक पट्टू है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए मैं ही संसार हूँ। वह किसी दूसरे की मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वह अपने मन की भी करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ या सच? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व भरे स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठाएगा, बिठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा न होगा। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने उसका नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना, पीटना उसकी आदत थी। आसामी लोग उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू कर दिया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया तो खेतों में पुर चल रहा था, पर इस वक्त दो मजदूर बेर खाने चले गए। चैन सिंह को देखते ही दूसरे दो मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, दो आदमी कहाँ चले गए? तो वे क्या जवाब देते? सब के सब डांटे जाएंगे, बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने फिर पूछा, वे दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते बनता है। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ेगी, शायद मजूरी भी कट जाए। उनकी चाल धीमी पड़ने लगी। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ बढ़ाओ, कैसे बेर हैं, जरा मुझे भी तो दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जिंदा न छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, इतने ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ, पके पके सब बेर मैं ले लूंगा। फिर दोनों मजदूरों ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पके पके बेर छांटकर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक पुर बंद हो गए। जब सब बेर उड़ गए तो ठाकुर चलने लगे। तभी दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कहीं न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई ही क्या है, मैंने भी तो बेर खाए हैं, एक आध घंटे का ही हर्ज हुआ ना। तुम चाहोगे
तो घंटे भर का काम आधे घंटे में निपटा दोगे और न चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम न होगा। चैन सिंह तो चला गया। चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, अगर मालिक इस तरह रहें तो काम में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहे। दूसरा कहने लगा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएगा। तीसरा बोला, कई दिन से देखता हूँ इनका मिजाज नरम हो गया है। चौथे मजदूर ने कहा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी में जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चलूं। महावीर को कहला भेजा कि मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा तो चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट इक्के पर बैठ गया। घोड़ा इतना दुबला, इक्के की गद्दी इतनी मैली, सारा सामान इतना गंदा कि चैन सिंह को उस पर बैठते भी शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगाड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। आजकल सवारियां कम हैं क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं हैं, मगर लारियों के सामने इक्के को पूछता ही कौन है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूं, पर कोई गाहक ही नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए ही, ऊपर से घास। जब अपना ही पेट नहीं पलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पोरुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को आने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूंगा। आजकल सास और बहू दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया भी बाजार जाती है? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घरवाली चली जाती है, 2 पहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहीं से घड़ी रात गए लौटती है। भैया मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। बातों ही बातों में चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टो में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया था। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। चैन सिंह ने पानी पिया, खाना खाया और सोचने लगे कि कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। अरे ये तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवान से मोल भाव कर रही थी। कई कोचवान वहां पर जमा थे। कोई उससे दिल लगी कर रहा था, कोई घूर रहा था, कोई हंस रहा था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुलिया तुम्हारा घास तो 6 आने का ही है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारी ने बहुत सी बैठी हैं, वहीं पर चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा ही जाओगे। मेरी घास तो 12 आने से कम न जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारे। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीट दे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे, जैसे कि आंखों से पानी पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसे मुस्कुराकर रसीली आंखों से देख देख कर सिर पर आंचल खिसका खिसका कर मुंह तोड़ मरोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़फ उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तार का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चल पड़े। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते।
कई महाशयों ने मुलिया के रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे। अचानक मुलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दे दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक ही क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख से घर की ओर चली गई। चैन सिंह की समाधि टूटी। महावीर का इक्का उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रहा था, किसी ने बेगार भी न पकड़ा, ऊपर से मैं 4 आने की पीढ़ियां भी पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे रोज 1 रुपया ले लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी ही प्रजा हूँ। जब मर्जी हो आप मुझे बुला लेना। आपसे रुपए ये मैं न कर सकूंगा। चैन सिंह ने फिर कहा, नहीं, मैं तुझसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, मगर घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू। और भी रुपए पैसों की जब जरूरत हो बेखटके मेरे पास मांगने आ जाना। हाँ देखो, मुलिया से ये बातें भूलकर भी मत कहना। फिर कई दिनों बाद एक संध्या मुलिया और चैन सिंह की मुलाकात हो गई। चैन सिंह आसामियों से माल गुजारी वसूल करके घर की ओर जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बांह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज उसकी कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया, क्यों दौड़ती हो? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। फिर मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो मैं दौड़ पड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। मुलिया ने कहा, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? चैन सिंह बोला, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो उसे कहने से मना किया था। मुलिया कहने लगी, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझी। तभी अचानक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बांह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुलिया, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बांह गए की लाज तो निभा रहे हो। गरीब आदमी से जो चाहो कराओ, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, ऐसा तो मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और यही रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।